चलिए सर, हम लोग अब आ चुके हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट में सेक्शन 92CE। हम लोगों ने सेक्शन 92C कंप्लीट किया, आर्म लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन। हमने कहा पहले एसएससी आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करे, अपनी रिपोर्ट अकाउंटेंट से ले, रिटर्न फाइल करे कि उसने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो किए हैं वो आर्म लेंथ प्राइस पे किए हैं। उसके पास वहां पर दो ऑप्शन है, क्या वो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर किसी भी प्राइस पे कर ले, क्या फर्क पड़ता है। एसएससी टैक्स पेयर अपने एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर किसी भी प्राइस पे कर ले, उसकी मर्जी, क्या फर्क पड़ता है। ईयर एंड के बाद जब टैक्स पेमेंट की बारी आएगी, रिटर्न फाइल करने की बारी आएगी, तो फिर वो अपने आर्म लेंथ प्राइस पर काम करे। और आर्म लेंथ प्राइस अगर यानी उसका जो ट्रांजैक्शन प्राइस है और एसएससी की तरफ से जो आर्म लेंथ प्राइस निकाला है विद द हेल्प ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, उसमें चेंजेस है। ऑफ कोर्स क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर आपको टाइम नहीं मिला, मान लो ड्यूरिंग द ईयर मुझे बिजनेस में टाइम नहीं मिला और यस मेरा ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के साथ था और मैंने कर लिया 2 लाख पे डील, 20 लाख पे डील, 50 लाख पे डील कर ली। मैंने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करना था, कुछ गुड्स इंपोर्ट करना था, कुछ सर्विसेज भेजनी थी, कुछ सर्विसेज मंगवानी थी, मैंने एक प्राइस पकड़ी और डील कर ली। क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी तो कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी, मैं उसकी कंपनी है, वो मेरी कंपनी, ऐसे ही तो है, एक ही ग्रुप के तो है हम लोग, कर ली किसी प्राइस पे। अब जब रिटर्न फाइल करने की बारी आई, टैक्स कंप्यूट करना, टैक्स पे करना और रिटर्न फाइल की बारी आई, तो आया ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन। ट्रांसफर प्राइसिंग बोलता है कि तुमको अब कंफर्म करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि तुम्हारी प्राइस आर्म लेंथ प्राइस पे है या नहीं है। ठीक है जी, उसके लिए हमने वो डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, वो 5 मेथड्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, वो सब लगाने के बाद ये तय हुआ कि जी 20 लाख रुपए वाली डील 20 लाख में नहीं 25 पे होनी चाहिए थी। एसएससी खुद कहता है 25 पे होनी चाहिए थी, तो क्या गला काट दोगे एसएससी का? नहीं, तुम उसकी इनकम को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 5 लाख से बढ़ा दो। यानी एसएससी खुद ही अपनी रिटर्न बढ़ा रहा है, इनकम बढ़ा रहा है। बोला कि सर जैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं ना 5 हेड्स की इनकम, जीटीआई, टीआई, उसी में ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट वो दिखा के वो अपनी इनकम खुद बढ़ा देगा, ठीक, और खुद बढ़ा के रिटर्न फाइल कर देगा कि जी मैं रिटर्न फाइल करते समय आर्म लेंथ प्राइस की एडजस्टमेंट कर दिया, ये रही मेरी अकाउंटेंट की रिपोर्ट, ये मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस था, ये मेरा आर्म लेंथ प्राइस था, और देखो ट्रांजैक्शन प्राइस कम है, आर्म लेंथ प्राइस ज्यादा है, सेल का केस है, पैसा आना था, मैंने इनकम बढ़ा दी। तो ऐसा कर सकता है एसएससी? हाँ कर सकता है। सर ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन ये कभी नहीं कहता कि ड्यूरिंग द ईयर जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तभी उसको आर्म लेंथ प्राइस पे करो। पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं ट्रांजैक्शन करने से पहले ये चेक करूं कि आर्म लेंथ प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन है या नहीं, तो ये हर केस में पॉसिबल नहीं है। कोशिश करूंगा लेकिन जान नहीं जाएगी, पेनल्टी नहीं लगेगी आपको, आप वो एडजस्टमेंट खुद अपनी तरफ से रिटर्न फाइल करते समय कर दो। अकाउंटेंट से जब आप फॉर्म नंबर 3CEB में रिपोर्ट लोगे और वो बोलेगा कि सेल 600 रुपए में होनी चाहिए थी और मैंने की है 500 रुपए में सेल, तो 100 रुपए से इनकम बढ़ा दो और रिटर्न फाइल कर दो। यानी जो आर्म लेंथ प्राइस की एडजस्टमेंट है वो रिटर्न फाइल करते समय एसएससी खुद कर सकता है। हाँ 92C मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड चूज करेगा, कर लेगा। और अब जब असेसमेंट के दौरान एओ को लगेगा कि आर्म लेंथ प्राइस नहीं है एसएससी के इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो वो क्या करेगा, खुद आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करेगा। एसएससी के आर्म लेंथ प्राइस को रिजेक्ट करके खुद का वो आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करेगा, या फिर मैटर रेफर कर देगा किसको, टीपीओ को, सेक्शन 92CA। ठीक, ये पढ़ा हमने। 92C में हमने पढ़ा कि कुछ सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 किसके लिए है, एओ के लिए, जो एओ को राइट देता है कि आप एसएससी के आर्म लेंथ प्राइस को रिजेक्ट करके अपनी आर्म लेंथ प्राइस निकालिए और अकॉर्डिंगली एओ असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट के समय आपकी इनकम को बढ़ा देगा। क्या तो तुम खुद बढ़ा लो रिटर्न फाइल करते समय, या एओ बाद में बढ़ा देगा तुम्हारी इनकम को बिकॉज ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। इसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। जो इतना भी मैंने आपको बताया, जो या पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया या पिछली 2-3 क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्म लेंथ प्राइस अडॉप्ट करने से इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा। जो एसएससी है अपनी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के साथ मिलके वो प्राइस मैनिपुलेशन करता है सो दैट कि इंडिया में इनकम कम हो, टैक्स कम देना पड़े, उसको रोकता है ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन। और
एसईसी को आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन करके अपनी इनकम की रिपोर्टिंग करनी होगी सेक्शन 92। सर एसईसी खुद अपनी इनकम को कंप्यूट कर ले आर्म लेंथ प्राइस पे, या एओ टीपीओ की हेल्प से, या एओ खुद उसका आर्म लेंथ प्राइस निकाल के इनकम रिकॉम्प्यूट कर दे, ये सब प्राइमरी एडजस्टमेंट है। या फिर पिछली क्लास में क्या पढ़ाया, सेफ हार्बर रूल, कि तुमको आर्म लेंथ प्राइस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर तुम सेफ हार्बर रूल को ऑप्ट कर लेते हो। 92 सीबी पिछली क्लास में पढ़ाया। सेफ हार्बर रूल यानी गवर्नमेंट ने जो परसेंटेज दिया हुआ है, जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू दे रखी है, उस पे तुम डील कर लो, वो इनकम दिखा दो, तुमको एओ तंग नहीं करेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं होगा, एओ तुम्हारे बुक्स में कोई अब छेड़छाड़ नहीं करेगा एएलपी की। सर आई हैव ऑप्टेड फॉर सेफ हार्बर रूल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो तुम जब सेफ हार्बर रूल ऑप्ट करके अपनी इनकम दिखाते हो, सर साल भर मैंने अपनी कोचिंग चलाई, जैसे मन वैसे चलाई साल भर कोचिंग, समझो बात को, साल भर मैंने अपनी कोचिंग जैसे चलाई, लेकिन रिटर्न फाइल करते समय मैंने बोला ये मेरी कोचिंग ना 44 एडी में फॉल कर रही है, प्रिजम्पटिव इनकम, और मैं अपनी सेल्स का जो बैंक के थ्रू हुई है 6% इनकम दिखा रहा हूं, और जो कैश में हुई है उसकी 8% इनकम दिखा रहा हूं, और रिटर्न फाइल कर रहा हूं। नक्की खत्म काम कहानी। अब ये क्यों एक्शन लेगा आपके ऊपर? इनकम टैक्स का एक प्रोविजन है प्रिजम्पटिव इनकम 44 एडी, उसकी बात मान के मैंने रिटर्न फाइल कर दी। वो खुद ही कहता है बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वैसा ही है सेफ हार्बर रूल इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तुम सेफ हार्बर रूल को फॉलो कर लो, तुमको आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने की जरूरत 92C के अकॉर्डिंग नहीं है, एओ तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लेगा, टीपीओ 92CA में अपॉइंट नहीं होगा। लेकिन क्या पढ़े, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होगा, और जो फॉर्म नंबर 3CEB है, ड्यू डेट 30 नवंबर से एक महीना पहले वो फाइल करनी पड़ेगी, इवन इफ यू आर इन सेफ हार्बर। सर सेफ हार्बर या फिर एओ निकालता है आर्म लेंथ प्राइस, या फिर एसईसी खुद निकालता है आर्म लेंथ प्राइस, ये सब प्राइमरी एडजस्टमेंट है। प्राइमरी एडजस्टमेंट जो यानी तुम पढ़ रहे हो इतने दिन से ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, वो क्या है, प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब हमें करना है 92CE में क्या, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। बहुत इजी है, ये 2-3 पेज की थ्योरी से मत डरना। अभी कुछ ब्रह्मास्त्र दूंगा अगले 15 मिनट में, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत इजी है, रटना नहीं है, पहले समझना है कि ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या है और क्यों आया। बस ये समझ लोगे, काम आपका बन गया। बस उसके बाद तो क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं और एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो बनेगा, कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए आ जाएंगे तो वो बनेंगे। अब मान लो पॉइंट्स है, कुछ कंडीशन है 1 करोड़ रुपए की, या असेसमेंट ईयर 17-18 से ये एप्लीकेबल हुआ है, तो वो तो एग्जाम के लिए तुमको याद करना पड़ेगा ना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस एरिया से आता है तो वो तो याद करना हमारा धर्म है। अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या तो तुम ये चैप्टर मत पढ़ो, और पढ़ रहे हो तो जो चीज याद करने बोला जा रहा है, छोटी छोटी बातें, उनको याद कर लो, ठीक है। चलो सर, अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, तो थोड़ा सा मैं इसको और एक ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस करता हूं। सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स जो आप अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर एडजस्टमेंट्स लगेगा। सर पिछली 2-3 क्लास से जो आप पढ़ा रहे हो वो सब क्या है, प्राइमरी एडजस्टमेंट्स है, ठीक। सर वो सब प्राइमरी एडजस्टमेंट्स है, और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे भी अप्लाई होती है और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी अप्लाई होती है। लेकिन जो अब पढ़ने वाले हैं वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। और ये इन्वेंटेड बाय इंडिया नहीं है कि ऐसा सोच रहे हैं कि इंडिया ने इन्वेंट किया और पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक कमिटी बनी हुई है, बेसिकली OECD कंट्री प्लस G20 कंट्री की कमिटी बनी हुई है इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग, इंटरनेशनल टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए। और ये कमिटी पिछले 4-5 साल से बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। G20 कंट्री में एक कंट्री मेंबर इंडिया भी है। और ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है कि OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रियां एक बॉडी बना रखी है जो वर्ल्ड लेवल पे टैक्स इवेजन को रोकने के लिए काम करती है। इसके बहुत सारे काम है, उसमें एक काम है इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड टैक्स इवेजन को रोकना, OECD। तो OECD कंट्री कोई 37-38 कंट्रीज में मेंबर है, और G20 जिसमें इंडिया मेंबर है, इन दोनों ने मिलके एक कमेटी बनाई और फिर बोला गया कि हम मीटिंग्स करेंगे, ठीक है। और हम लोग किस पे काम करेंगे, ये इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस को रोकने पे काम करेंगे, जिसका फायदा मल्टीनेशनल कंपनीज उठाती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया की भी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी प्रेजेंस फॉरेन कंट्री में है।
हमारे कंट्री के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे वो परेशान है, और उनकी कंट्री के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे हम परेशान हैं। ठीक है, मतलब हमारी कंट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बाहर टैक्स नहीं दे रही हैं तो वो परेशान है, और जो बाहर की कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां वो इंडिया में टैक्स नहीं दे रही हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, सैमसंग, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी ले लो, ओप्पो, चाइनीज कंपनी ले लो, कोरियन कंपनी ले लो, जापानीज कंपनी ले लो, सबके खाते खुलते हैं इंडिया में। सर हम परेशान हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई ये बेस इरोजन बिप्स एक्शन प्लान के नाम से ये इन्होंने एक कैटेगरी डिस्कशन स्टार्ट किया, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान्स। ये जो कमेटी है OECD प्लस G20 की जो मीटिंग होती है, इन्होंने एक बिप्स बोल के लॉन्च किया कि वी विल डिस्कस एंड वी विल फॉर्म सम गाइडलाइंस फॉर स्टॉपिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब जो फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है वो वहां से प्रॉफिट शिफ्ट कर रही है, लेकिन इंडिया में टैक्स नहीं दे रही है, अलग अलग रीजन से प्रॉफिट शिफ्ट कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। मान लो फॉरेन की कंपनी है और वो इंडिया में प्रॉफिट कमा रही है, टैक्स भी नहीं दे रही है, और उस प्रॉफिट को इंडिया से शिफ्ट भी कर रही है। एक हो कि प्रॉफिट को तुम इंडिया में लगाओ, नहीं, प्रॉफिट अपनी कंट्री में ले जा रही है अलग अलग रास्ते से, और टैक्स भी नहीं दे रही है। तो इन्होंने बोला कि हम चलो एक एक्शन प्लान लॉन्च करते हैं, डिस्कशन करते हैं म्यूचुअली, और फिर इसको वर्ल्ड वाइड लॉन्च करते हैं। हम सभी कंट्रियों को बोलेंगे इन एक्शन प्लान को अपने अपने लोकल इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। मास लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ये डिस्कस कर रहे हैं और ये कुछ गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि सभी कंट्रियां वर्ल्ड की जो भी टैक्स इवेजन को रोकना चाहती हैं, टैक्स अवॉइडेंस से परेशान है, वो सब इन एक्शन प्लान को अपने अपने लोकल, अपने 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 जो डोमेस्टिक इनकम टैक्स एक्ट है उसमें अप्लाई करना शुरू करो इसको। तो इंडिया में क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, यहां से सजेशन आते गए और इंडिया एक एक करके उसको इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन बोल बोल के इंसर्ट करता रहा। फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट लाता रहा कि वर्ल्ड लेवल पे ये कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो रहा है, इंडिया में अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अमेंडमेंट करते गए, इंप्लीमेंट करते गए, अमेंडमेंट करते गए, इंप्लीमेंट करते गए। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान, टोटल इन्होंने 15 मुद्दे निकाले, 15 मुद्दे निकाले डिस्कशन करने के लिए, म्यूचुअली गाइडलाइंस लॉन्च करने के लिए कि हम कंट्रियों को, जो OECD मेंबर कंट्री हैं, G20 मेंबर कंट्री हैं, वो इन 15 पॉइंट्स पर काम करे और इसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करे। जो G20 का मेंबर नहीं है वो भी, जो OECD कंट्री का मेंबर नहीं है वो भी फॉलो करे, ताकि टैक्स इवेजन को रोका जा सके, टैक्स प्लानिंग को रोका जा सके, टैक्स हेवन बनने से रुक सके। जो कंट्री इन सबको इंप्लीमेंट करना शुरू करेगी वो कंट्री कल को टैक्स हेवंस के दायरे में नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्शन प्लान है 1 to 15 मैं क्लास में बोलता रहता हूं, CA फाइनल वाले बच्चों को तो डिटेल्ड में पढ़नी है। ठीक, अपने यहां चलता है CMA फाइनल का बैच डेडिकेटेड, तो एक्शन प्लान 1 to 15 के अंदर नहीं जाते हैं हम लोग। ठीक है, मैं CA फाइनल के बच्चों को गाइड करता हूं, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कोई बैच नहीं लेता उनका फुल फ्लेज पैसे लेके आओ तुम मेरे यहां पढ़ो, तो मैं वो सब टॉपिक में नहीं जाता जो CA फाइनल वालों को पढ़ना होता है और CMA वालों के सिलेबस में नहीं है। तो ये एक्शन प्लान 1 to 15 कौन सा प्लान क्या कहता है, ये CA वाले बच्चे पढ़ते हैं, अपने को नहीं पढ़ना है CMA फाइनल में। लेकिन इन एक्शन प्लान में काफी सारी चीजों का डिस्कशन हुआ, उसमें से एक डिस्कशन है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, जो अभी हमारा टॉपिक है। सर जो भी अभी आप पढ़ने वाले हैं ये वर्ल्ड लेवल पे हर कंट्री अपनी अपनी कंट्री के अंदर कर रही है, कोई इंडिया के लिए यूनिक नहीं है और इन्वेंटेड बाय इंडिया नहीं है। हाँ, इंडिया इज द मेंबर ऑफ दैट मीटिंग G20 की तरफ से, बट हम ये कहेंगे कि कोई चीज हमने बनाई और पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, तो इक्का दुक्का जगह ऐसा हुआ है कि उस कमिटी, उस मीटिंग में इंडिया ने सजेशन दिया और सबको अच्छा लगा और सब फॉलो करना है। वो सब चीज तो अभी आपके सिलेबस में आई नहीं है। ठीक है, वो अलग एक कहानी है इंटरनेशनल टैक्सेशन की। बट यस, जो ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्लान है, एक्शन प्लान 1 to 15, इसको इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए पिछले 3-4 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारे नए नए सेक्शन, नए नए कॉन्सेप्ट डाले हैं हमारे एक्ट के अंदर। ऐसे भी मैंने हिस्ट्री बताई थी गार की, कि वोडाफोन का एक इशू था, वो इशू तो हो गया, अब वैसा इशू फ्यूचर में ना हो तो चलो गार अप्लाई करो, हम ट्रीटी शॉपिंग करने नहीं देंगे, ट्रीटी अब्यूज करने नहीं देंगे। एक गार आपने पढ़ा। ठीक, तो ये सब चीजें जरूरी है हमारे इंडियन लॉ में। उसमें से एक आप अभी पढ़ रहे हो सेकेंडरी एडजस्टमेंट, एक आप आगे आएगा, अगली 2-3 क्लास में ही आपके पास आ जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग की जो अगली 2-3 क्लास है उसी में आपका आ जाएगा सेक्शन 286 CBCR रिपोर्टिंग।
एक हमारा जो 2 क्लास के बाद आना है थिन कैपिटलाइजेशन सेक्शन 94B। एक हमारा जब हम लोग इसी वॉल्यूम 4 के अंदर जाएंगे टैक्सेशन ऑफ एनआर में सेक्शन 9 पढ़ने, तो वहां है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। एक वॉल्यूम 2 में टॉपिक है आपका इक्वलाइजेशन लेवी, गूगल टैक्स बोल के ये बहुत फेमस है, गूगल टैक्स, ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी। और एक हमारा टैक्स ट्रीटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टैक्स ट्रीटी सेक्शन 90 DDAA रिलीफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया है MLI, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट, CTA, लेकिन वो सब सिलेबस में नहीं है आपके, तो नहीं पढ़ाया गया। हम लोगों ने टैक्स ट्रीटी पढ़ ली सेक्शन 90 DTAA, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया, यूनिलेटरल रिलीफ भी दे दी सेक्शन 91। और वहीं पर आपने पढ़ा सेक्शन 90 के अंदर कि हम ट्रीटी शॉपिंग होने नहीं देंगे, ट्रीटी शॉपिंग होने नहीं देंगे। और उसके लिए क्या चाहिए, ट्रीटी में काफी सारे अमेंडमेंट्स चाहिए। मान लो इंडिया जापान ट्रीटी है, इंडिया रसिया ट्रीटी है, इंडिया USA ट्रीटी है, इंडिया सिंगापुर ट्रीटी है। इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स इवेजन को रोकने के लिए ये एक्शन प्लान में कहा गया कि हर कंट्रियां जो पिछले 40-50 साल से म्यूचुअल DTAA कर रही है, 2 कंट्री के बीच का जो एग्रीमेंट, उसकी लैंग्वेज को भी चेंज करो। तो उसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया मल्टीलेटरल एग्रीमेंट का, कि एक कॉमन एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें हर कंट्री साइन कर दे, अपने आप सबके DTAA चेंज हो जाएंगे। जैसे इंडिया रसिया, इंडिया सिंगापुर, इंडिया चाइना, इंडिया जापान, इंडिया जर्मनी। अब इंडिया कितने लोगों से जा जाके बात करे एग्रीमेंट चेंज करने की, ठीक। मान लो मेरा 90 कंट्रियों के साथ है ना एग्रीमेंट हो रखा है पिछले 40-50 साल में, अब मैं हर कंट्री से जा जाके बोलूं एग्रीमेंट चेंज करो। उसकी जगह इन्होंने क्या बोला कि एक कॉमन एग्रीमेंट का वो बनाते हैं, कॉमन एग्रीमेंट बनाते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड, और उस पर हर कंट्री आके साइन कर दे। जैसे हर कंट्री साइन करेगी, उन 2 कंट्रियों के, मान लो 50 कंट्रियों ने आके साइन कर दिया उस पर, तो 50 कंट्रियों की जो आपस में जो भी 50 में से कोई भी 2 कंट्री होगी, उनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मतलब इंडिया हर कंट्री से जा जाके एग्रीमेंट को चेंज करवाए, साइन करे, इससे अच्छा है हर कंट्री आके यहां साइन कर दे, इसमें अपने आप सारे DTAA चेंज हो जाएंगे। तो ये भी एक डेवलपमेंट है पिछले 3-4 साल से, बट वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाया। बट अगली 3-4 क्लास में, अभी जैसे सेकेंडरी एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, अगली 2-3 क्लास में आप थिन कैपिटलाइजेशन पढ़ोगे सेक्शन 94B। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 94B भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाँ, सेक्शन 286 जो पढ़ाऊंगा वो पूरा थियोरेटिकल है, सेक्शन 9 थियोरेटिकल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से आएंगे। इक्वलाइजेशन ले भी पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको करके जाना है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऑलरेडी टैक्स ट्रीटी 90-91 आप कर चुके हैं, सेक्शन 90 और 91 ऑलरेडी आप कर चुके हैं, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, छोड़ के तो जाना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, वॉल्यूम 4 को पढ़ने के बाद वॉल्यूम 4 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए, इस तरीके से तैयारी करनी है, चाहे कोई थ्योरेटिकल पोर्शन याद हो न हो, ठीक है, तभी तुम एग्जाम में जीत पाओगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं 2-2 मार्क्स वाले, 1-1 मार्क्स वाले, शुरू के 40 मार्क्स, वो तो जैसे ही आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए अलग से क्या मेहनत करना, जब क्लास के अंदर मेहनत करना है। क्लास में हर जगह बता रहा हूं, यहां से MCQ पूछ सकता है, यहां से MCQ पूछ सकता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, हर क्लास में बताया है। तो वो तो तैयारी अपने आप तुम्हारी हो रही है, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रिलीज होंगे आपके पास, डोंट वरी। तो ये है थोड़ी सी सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स की हिस्ट्री। हम लोग अभी तक कर रहे हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट्स, अब करना है हमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स। और ये एक इंटरनेशनल डिस्कशन है, कोई इंडिया का खुद का कि सोच रहे हो कि भाई इंडिया में हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं और इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ रहा है। तुम जब वर्ल्ड लेवल की बात करोगे तो हर कंट्री अपने अपनी कंट्री के अंदर क्या कर रही है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर रही है, ठीक। अब क्या है सर, अभी तक जो आपने पढ़ा वो क्या था, प्राइमरी एडजस्टमेंट। प्राइमरी एडजस्टमेंट्स क्या है, आर्म लेंस प्राइस डिटरमाइन करना और इनकम को चेंज कर देना। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या है, आर्म लेंस प्राइस डिटरमाइन करना और टोटल इनकम को चेंज कर देना। क्या तो एसएससी खुद कर ले या एओ कर ले, वो प्राइमरी एडजस्टमेंट है। तो फिर सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या है, अब सीखेंगे। सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, प्रॉफिट कुछ और कहता है, कैश फ्लो कुछ और कहता है, उसके बीच में मिसमैच है, उसको रोकने के लिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी। बोला कैसे सर, एक बात बताओ, सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास अगर बोलता है कि मुझे 30 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है इस साल कोचिंग चलाने से, मान लो ऐसी हुई नहीं है, अगर मैं ये बोलूं
कि इस साल मुझे कोचिंग चलाने से टोटल 30 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है, 30 lakhs, तो मेरा एसेट बैंक बैलेंस 30 लाख से बढ़ना चाहिए ना। देखो मैं तो एट द ईयर एंड यही देखता हूं। अगर कोई पूछता है कि मैंने कोचिंग से कितना कमाया, बोला मुझे मालूम नहीं मैंने कितना कमाया, क्योंकि बच्चों के पैसे आते गए, मैं खर्च करता चला गया। बच्चों के पैसे आते गए, जीएसटी देना, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स देना, खर्चे देना, स्टाफ की सैलरी, रेंट, मुझे मालूम नहीं। करंट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, करंट अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, बीच बीच में मैं सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूं, और वहां से भी तो मेरे घर खर्चे चलते हैं। बट फाइनली जब मैं सोचता हूं कि मैंने कितना कमाया, तो मैं क्या देखता हूं, 31 मार्च लास्ट ईयर और 31 मार्च करंट ईयर कि मैं अपने एसेट की पोजीशन देखता हूं खाली, कि मेरा बैंक एफडी कितना बढ़ा, मेरा बैंक बैलेंस कितना बढ़ा, मेरा कैश इन हैंड कितना बढ़ा, और मेरे नए नए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मैंने इस साल किए, कोई पुराना लोन मेरा कोई चल रहा था तो वो मैंने कितना लौटाया। बस इससे मुझे आइडिया होता है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। लेकिन क्या हुआ, प्राइमरी एडजस्टमेंट करने के बाद तुम्हारा मिसमैच हो गया। प्रॉफिट कुछ और कहता है, कैश फ्लो कुछ और कहता है, क्योंकि तुमने कम दाम पे माल बेचा है अपने एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस को, या फिर तुमने रॉयल्टी ज्यादा पे कर दी, पेमेंट ज्यादा कर दी। हमने पिछली क्लास में एक एग्जांपल पढ़ा था कि आपने पेमेंट कर दी 10 लाख, आर्मलेंस प्राइस था 8 लाख, इंडिया की इनकम बढ़ाओ 2 लाख से। तो सर इंडिया की इनकम तो बढ़ गई 2 लाख से, लेकिन कैश फ्लो तो मेरा 2 लाख कम हो गया ना, क्योंकि पैसे तो मेरे चले गए ज्यादा इंडिया से बाहर। तो ये एक आपको क्या हिट कर रहा है, बेस इरोजन, बेस इरोजन को हिट कर रहा है ये। पिछली क्लास में एक एग्जांपल किया, यहां पे हमने पिछली क्लास में ये एग्जांपल किया कि मैंने रॉयल्टी का 10 लाख रुपए की पेमेंट की है, पता चला आर्मलेंस प्राइस कितना है 8 लाख। तो अगर मैं 10 की जगह 8 लाख ही पेमेंट करता तो मेरा इंडिया में कैश फ्लो 2 लाख बढ़ा हुआ रहता ना। अब 10 लाख तो इंडिया से बाहर चले गए, और यहां मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है कि आर्मलेंस प्राइस पे इंडिया की इनकम 2 लाख से बढ़ाओ, 25 लाख से कितनी करो, 27 करो। तो इंडिया की इनकम तो बढ़ गई 27 लाख, कैश फ्लो नहीं बढ़ा, पैसा इंडिया से बाहर निकल गया। तो ये मिसमैच हो गया। अब गवर्नमेंट बोलती है वो पैसा भी वापस भेजो, 2 लाख रुपए जो तुम एक्स्ट्रा ले गए हो। ये जो आपका एग्जाम्पल था पिछली क्लास का, इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि सुनो, रॉयल्टी इनकम जो तुमने 10 लाख रुपए दिए, आर्मलेंस प्राइस आ रही है 8 लाख, इंडिया का प्रॉफिट बढ़ाओ 2 लाख से, एक हम तुमको उस पर कोई डिडक्शन भी नहीं देंगे, 2, और अब आज की क्लास में सेकेंडरी एडजस्टमेंट में क्या बोलती है गवर्नमेंट, उस 2 लाख जो एक्स्ट्रा पैसे गए हैं उसको वापस मंगाओ इंडिया। ये नहीं चलेगा। तुमने 8 लाख की जगह 10 लाख भेजा, इंडिया में तुम्हारी इनकम हम बढ़ा देंगे, लेकिन मेरा कैश फ्लो, कैश बैलेंस नहीं बढ़ा, वो रुपया वापस मंगाओ अपनी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से। एटा चौलवे ना दादा, ये चलेगा नहीं, ये चालाकी नहीं चलेगी। इंडिया से तुमने झूठ बोल के पैसे ले गए हो बाहर, कल को ये पैसा इंडिया में रहेगा तो इंडिया का कैपिटल बेस बढ़ेगा, समझ रहे हो। तुम झूठ बोल के इंडिया से पैसा बार बार बाहर ले जा रहे हो, तुमसे मैं टैक्स भी लूंगा, मेरा वो रुपया भी मुझे इंडिया में वापस चाहिए। क्यों 8 लाख के जगह तुमने 10 लाख रुपया का पे करके इंडिया की फॉरेन करेंसी को नुकसान पहुंचाया, इंडिया की जो तुम्हारी बैलेंस शीट है उसमें 2 लाख रुपया का कैश फ्लो टूट गया। नहीं, हमें वो पैसा वापस चाहिए। यही जो ये पैसा वापस चाहिए, यही है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। प्रॉफिट तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, टू दैट एक्सटेंट हमें वो पैसा वापस चाहिए इंडिया में। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए हैं आप, अभी तक जितने भी क्लास में एग्जाम्पल किए हैं जिसमें हमने आर्मलेंस प्राइस अप्लाई करके इंडिया की इनकम बढ़ाई, कभी 5 लाख से, कभी 10 लाख से, कभी 20 लाख से, उन सब पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने का मतलब है वो रुपया वापस इंडिया मंगवाओ जो ज्यादा चला गया था। या फिर मान लो सेल्स है, मैंने सस्ते में माल बेच दिया, मान लो ये एग्जाम्पल सेल्स का है और मैंने सस्ते में माल बेच दिया, मतलब 20 लाख का माल 15 लाख में ही बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया अपनी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस को, तो 5 लाख का तो यहां भी नुकसान हो गया, वापस मंगाओ। तो बोला ऐसे सर कैसे काम चलेगा, तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी, ठीक है 1 करोड़ तक ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ के ऊपर हो रहा है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट उस रुपए को इंडिया वापस आना पड़ेगा। सोचो ना, तुम खुद सोचो, लोग ये एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी कैसे इंडिया को बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारे सामने एग्जांपल है, 8 लाख की जगह इंडिया से बाहर ले गए 10 लाख, इंडिया की इनकम बढ़ तो गई
लेकिन इंडिया का जो कैपिटल बेस है, हार्ड कोर कैश, वो तो फॉरेन निकल गया ना। और उसके कारण सोचो हमारे आरबीआई को फॉरेन करेंसी का लॉस कितना हुआ। तुम 8 लाख रुपया भेजना था, भेज दिए 10 लाख, उससे हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व भी टूट गया, इंडिया का जो कैपिटल बेस था वो भी नहीं बन पाया, और टैक्स की भी चोरी कर रहे हो। तो यही मीटिंग जो हुई, तो इसमें इन लोगों ने यही फैसला किया कि नहीं, अगर किसी कंट्री में आर्म लेंस प्राइस के कारण इनकम बढ़ती है तो टू दैट एक्सटेंट वो रुपया उसी कंट्री में वापस जाना चाहिए। इससे बेस इरोजन नहीं होगा, इससे उस कंपनी की जो कैपिटल बेस है वो वही इंटैक्ट रहेगा उस कंट्री में जिस कंट्री में वो इनकम कमा रहा है। एक बात बताओ, इस एग्जांपल में एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस का मतलब क्या है? एक फॉरेन कंपनी है जिसने इंडिया में सब्सिडरी खोल दी। अब इंडिया में सब्सिडरी खोली, इंडिया में तुम प्रॉफिट कमा रहे हो और चोरी चकारी करके उस पैसे को अपनी कंट्री में ले जा रहे हो, कभी रॉयल्टी के नाम पे, कभी फी फॉर टेक्निकल सर्विस के नाम पर, कभी इंटरेस्ट के नाम पर। तो इनकम भी बढ़ाओ और उस रुपये को वापस भी इंडिया में लेके आओ, ऐसा कहता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। मजा आया? ऐसा ही नियम होना चाहिए सर। बोला सर कितनी बातें हैं इसमें। हाँ जी, देख लो अभी क्या है। कहता है एक फॉरेन कंपनी, बस अब जो मैंने आपको समझाया है वो यहां लिखा हुआ है, क्या देख लीजिए। एक फॉरेन कंपनी है और दूसरी इंडिया में एक कंपनी है। एग्जाम्पल आज चेंज कर रहा हूं, पिछली क्लास में रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, काफी सारे एग्जाम्पल दिए, अभी मैं एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं सेकेंडरी एडजस्टमेंट समझाने के लिए। ध्यान से सुनना, अभी लिखवा दूंगा, डोंट वरी। कहता है फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में क्या है? एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। मतलब होल्डिंग होगी 26% की कम से कम, या फिर कोई पेटेंट वगैरह दिया होगा जिसके कारण इसका फैक्ट्री चल रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होगा, आधे से अधिक डायरेक्टर चेंज करने का पावर रखता होगा, रॉ मटेरियल होगा 90% और मोर का, और प्राइसिंग पे इंपैक्ट होगा। ये सारी चीजें पढ़े हम लोग डिम्ड एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के कॉन्सेप्ट में। तो ये दे आर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। क्या तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा या तुमको जज करना पड़ेगा उनके बीच के ट्रांजैक्शंस होल्डिंग को देख के। तो सर एक कंपनी नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी, दूसरी कंपनी रेसिडेंट है, इंडियन कंपनी, दे आर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। तो दैट्स इट ना, दिस इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हाँ सर, क्या हुआ है? अब एक्सपोर्ट हुआ है कितने में? 4 करोड़ में। इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है 4 करोड़ में गुड्स, किसको? एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस को। दे आर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस, दे आर, दिस इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हमें आर्म लेंस प्राइस की बेंचमार्किंग करनी होगी, बेंचमार्किंग करनी होगी, हमें आर्म लेंस प्राइस डिटरमाइन करना होगा, हमें कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन ढूंढना पड़ेगा, हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब क्लास में हो चुका है। ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इसकी आर्म लेंस प्राइस डिटरमाइन करने के लिए 5 मेथड में से एक मेथड क्या ढूंढना पड़ेगा? विच वन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक, उस मेथड को अप्लाई करने के लिए फिर हमें कंपेरेबल ट्रांजैक्शन ढूंढने पड़ेंगे, अनकंट्रोल्ड, जो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के साथ ना हुए हो। उसके बाद हमने एएलपी निकाल ली। अब बेटा एएलपी निकाल लो तुम या निकाल लो मैं। तुम मतलब एसएससी निकाल लो, और तुम ना निकाल पाए तो मैं निकाल लूंगा एओटीपीओ 92C, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, व्हाटएवर। सर एएलपी निकल के आई 5.5 करोड़। ओ तेरी, मतलब ये माल बिकना चाहिए था 5.5 करोड़ में और बेच दिया कितने में? 4 करोड़ में। पूरा इंडिया को 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। तो नुकसान कैसे हुआ सर? सेक्शन 92 पढ़ लिया हमने, क्या बोलता है? इंडिया की इनकम को 1.5 करोड़ से बढ़ा दो, क्योंकि ये एक्सपोर्ट 4 करोड़ पे हो गया, होना कितने पे चाहिए था? 5.5 करोड़। किसने बताया 5.5 करोड़? सर एसएससी ने बताया। ठीक है, कर दो। एसएससी खुद ही बता रहा है कि उसने इनवॉइसिंग 4 करोड़ की थी और रिटर्न फाइल करते समय वो अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेके वो बता रहा है फॉर्म नंबर 3 CEB में कि उसकी ट्रांजैक्शन 4 करोड़ की नहीं 5.5 करोड़ की होनी चाहिए, और वो बता के रिटर्न फाइल कर रहा है। तो क्यों पेनल्टी लगाएंगे? गला थोड़ी ना काटेंगे, उसने बता तो दिया। सर उसने नहीं बताया, एओ ने पकड़ा। तो ठीक है, एओ पकड़ेगा, जो भी पकड़े, एसईसी खुद बताए या एओ पकड़े असेसमेंट में, 5.5 करोड़ फैसला हो गया कि आर्म लेंस प्राइस है, इंडिया की इनकम 1.5 करोड़ से बढ़ा दो। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 92। तो ये क्या है? 1.5 करोड़ से बढ़ा दो, ये प्राइमरी एडजस्टमेंट है।
ये प्राइमरी एडजस्टमेंट है। आर्म लेंस प्राइस के कारण जो इंडिया की इनकम बढ़ती है, ये प्राइमरी एडजस्टमेंट है। क्या पढ़े हम लोग सेक्शन 92C सब सेक्शन डी में 4 में, सेक्शन 92C सब सेक्शन 4 पिछली क्लास में क्या पढ़े? अगर इंडियन कंपनी कोई डिडक्शन के लिए एलिजिबल है 10AA या इनकम बेस्ड, तो ये जो 1.5 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी है, इस पे हम तुमको कोई डिडक्शन लेने नहीं देंगे। सर ये जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है, इनहैंस्ड इनकम, इनहैंस्ड जो इंडिया में इनकम इनहैंस्ड हुई है, कितनी? 1.5 करोड़ बिकॉज ऑफ आर्म लेंस प्राइस, इस पे हम तुम्हें कोई डिडक्शन 10AA का और या फिर चैप्टर 6A का इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं लेने देंगे। ये क्लास में बात हो चुकी। अब देख लो कितना पैसा कम आया वहां से, 1.5 करोड़ रुपया कम। अगर ये इंडियन कंपनी सही दाम पर बेचती अपनी फॉरेन कंपनी को तो 5.5 करोड़ की बिलिंग होती। इंडिया कितना रुपया आया? 4 करोड़। कितना आना चाहिए था? 5.5 करोड़। तो एक्सेस मनी, एक्सेस मनी है 1.5 करोड़ रुपए। सर क्या तो तुमने ज्यादा पे कर दिया और या कम मंगवाया, अल्टीमेटली ये एक्सेस मनी है। देखो ऊपर वाला एग्जांपल पिछली क्लास का, 8 करोड़ और 10 करोड़, यहां पे तुमने 8 लाख और 10 लाख, यहां तुमने 2 लाख ज्यादा पे कर दिया, यहां तुमने 2 लाख रुपए ज्यादा पे कर दिया। ये एक्सपेंस का एग्जांपल था और ये रेवेन्यू का एग्जांपल है। यहां तुमने क्या किया? 1.5 करोड़ रुपया कम मंगवाया, तो ये एक्सेस मनी है। किसके पास चली गई? एनआर के पास चली गई। मतलब तुमने 5.5 लाख का माल 5.5 करोड़ का माल बेचा और मंगवाया 4 करोड़। इंडिया में 1.5 करोड़ की एडजस्टमेंट हो रही है। तो सर आज की क्लास बोलती है इट इज द एक्सेस मनी लेइंग एट एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। इस पैसे को मंगवाओ, सेकेंडरी एडजस्टमेंट करो इस पैसे की। दिस एक्सेस मनी इज नाउ विथ एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। दिख भी रहा है ना, तुमने कितने का माल बेचा? आर्म लेंस प्राइस के अकॉर्डिंग 5.5 करोड़ का माल बेचा, मंगवाया कितना? 4 करोड़। तो 1.5 करोड़ की प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गई। इंडिया में इनकम तो बढ़ गई। व्हाट अबाउट कैश फ्लो? इंडिया का कैश फ्लो अभी भी 1.5 करोड़ रुपया कम है। इंडिया में और रुपए आने चाहिए थे, मंगवाओ इस रुपए को। यही एक्सेस मनी है, यही सेकेंडरी एडजस्टमेंट है आज की क्लास का। बोला सर क्या करना होगा फाइनली ये बताओ सर। सेक्शन 92CE क्या कहता है सर? कहता है ये एक्सेस मनी है, मंगवा लो 90 दिन के अंदर, इसको एडवांस ट्रीट करो। 90 दिन के अंदर इंडिया में मंगवा लो। अगर नहीं आया 90 दिन के अंदर तो क्या मानो? 90 दिन के अंदर अगर नहीं आया ये पैसा, 90 दिन याद रखना, 90 दिन के अंदर अगर ये पैसा इंडिया में नहीं आया तो इसको मान लेना कि दिस मनी इज द एडवांस गिवन बाय इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनी। लोन एडवांस 90 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। सर पैसा गया एक बार इंडिया से बाहर तो दोबारा नहीं आता। चलो नहीं आता, 90 दिन तक तो मैं वार्निंग दे रहा हूं, 90 दिन के अंदर ये पैसा आ जाए, वरना 90 दिन खत्म, तुम पर अब इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा इंडियन कंपनी पे। बोला सर इंडियन कंपनी की क्या गलती है? बेटा इंडियन कंपनी की क्या गलती है? अरे तुम लोग दोनों एक ही ग्रुप कंपनी हो और तुम लोग इंडियन गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहे हो। दे मस्ट बी सम फॉरेन कंपनी। कोई ये कोरिया की कंपनी होगी, उसकी इंडिया में सब्सिडरी होगी, कोई ये चाइना की कंपनी होगी, इंडिया में उसकी सब्सिडरी होगी, दोनों मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्ही लोगों ने जानबूझकर 5.5 करोड़ की बिलिंग की जगह 4 करोड़ की बिलिंग की, और अब तुम खुद बोल रहे हो 1.5 करोड़ रुपया की इनकम की बिलिंग कम हुई है, तुम खुद इंडिया में इनकम बढ़ा रहे हो, या एओ ने ऑर्डर पास किया जिसको तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या जाता है? तुम 1.5 करोड़ रुपया लेके आओ वापस। सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो इसको एडवांस ट्रीट करो और इंडिया में इंटरेस्ट इनकम बोल के इंडियन कंपनी पे वो इनकम हर साल बढ़ाते रहो जब तक ये पैसा इंडिया नहीं आ जाता है। सर ये क्या बोल रहे हो? अगर मैं इंडिया में इंटरेस्ट की इनकम जोड़ता जाऊंगा इस पैसे पे, तब तो इंडिया की इनकम बढ़ेगी और मुझे उस पर झूठ मूठ का टैक्स देना पड़ेगा। पैसे गए सर इंडिया से बाहर, तो पैसे गए कोई बात नहीं, सेक्शन 92C सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा और इस पैसे को 90 दिन के अंदर मंगवा लो, नहीं तो मैं इसे लोन ट्रीट करूंगा, एडवांस ट्रीट करूंगा और एक डिम्ड बेसिस पर हर साल इनकम ऐड करता रहूंगा इंडियन कंपनी के बुक्स में। बोला सर कोई परमानेंट रिजोल्यूशन दे दो ना सर, अब जो गलती हो गई गलती हो गई। वो फॉरेन कंपनी ना, मेरी होल्डिंग कंपनी अब सुन नहीं रही है सर, वो बोलती है आया हुआ पैसा अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ अब क्या करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन 2 देती है, सुनो मत मंगवाओ उस पैसे को, मुझे 18% टैक्स दे दो तुम, फाइनली सेटलमेंट करते हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट।
सर ये टैक्स नहीं देना, इंटरेस्ट भी नहीं देना, चुपचाप 90 दिन के अंदर वो पैसे मंगवा लो। सर उसके पास पैसे नहीं है, तुम्हारी कोई दूसरी कंपनी है इंडिया के बाहर, तुम्हारे ग्रुप की अदर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, उससे मंगवा लो। एक और ऑप्शन अभी पढ़ाऊंगा, तुम उससे पैसे मंगवा लो या तुम्हारी कोई और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, तुम्हारी ग्रुप की कोई तीसरी कंपनी तीसरी कंट्री की, हमें इंडिया में यह पैसा चाहिए ही चाहिए 90 दिन के अंदर, नहीं तो तुम अब इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट की इनकम पर टैक्स दो। ये इंटरेस्ट की इनकम पर टैक्स कौन देगा? इंडियन टैक्स पेयर, जिसके बुक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट हुई। सर 1.5 करोड़ रुपए तो दे दिया टैक्स, तो बेटा तुम्हारा रुपया एक्स्ट्रा चला गया, रुपया मंगवा लो, नहीं तो अब तुम इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हो, मैं ये मानूंगा तुमने वो लोन दिया है और अब तुमको वो अपनी बुक्स में इंटरेस्ट इनकम मानना पड़ेगा जब तक ये पैसा नहीं आ जाता है। हर साल तुम अब इसको पैसे को एक रेट बताऊंगा, अभी उस रेट पर तुमको रेट भी बताऊंगा, अभी नोट्स में जाऊंगा तो सर उस रेट पे तुमको इंटरेस्ट इनकम ट्रीट करके हर साल टैक्स देते रहना पड़ेगा। बोला सर ये गलत बात है, हो गई गलती हो गई, पैसा भी नहीं है लाने के लिए, वन टाइम सेटलमेंट कर लो, 18% का टैक्स दे दो और भूल जाओ। कितने रुपए नहीं आए? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का 18% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% का सेस। सरचार्ज फिक्स है, सरचार्ज को हिला मत देना, फिक्स है ये सरचार्ज, लगेगा ही लगेगा। ये मत कहना कि 1 करोड़ और उससे कम है तो 7%, ऐसे वैसे नहीं करना। सर कंपनी में तो 1 करोड़ और उससे कम है तो सरचार्ज 7%, नहीं नहीं 12% सरचार्ज फिक्स है। जैसे आपने पढ़ा है ना कंपनी के सेक्शन 115 BAB 10% सरचार्ज फिक्स है। उसके बाद आपने एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम IOS की क्लास 25% सरचार्ज वहां फिक्स है, ठीक वैसे यहां सरचार्ज फिक्स है 12%, 18% का टैक्स रेट फिक्स है, सेस लगता ही है। ये वन टाइम सेटलमेंट है। कब करना है ये सेटलमेंट? जब 1.5 करोड़ रुपया उसके पास देने को नहीं है, इंडिया में भेजने को नहीं है, और वो अब हर साल इंटरेस्ट की इनकम को ऐड भी नहीं करवाना चाहता है, तो भाई ये टैक्स किसको लगेगा? ये टैक्स भी इंडियन कंपनी को ही लगेगा। बोला सर फायदा हो गया फॉरेन कंपनी को और भुगत रही है इंडियन कंपनी। भुगतेगी क्योंकि वही तो रिप्रेजेंटेटिव है, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस वही तो है इंडिया की। हमारा बस इंडियन कंपनी पे, इंडिया का लॉ किस पे चलेगा? इंडियन कंपनी पे तो चलेगा। फॉरेन कंपनी तो मजे लूट रही है हमारे इंडिया के, हमारे इंडिया के मजे लूट रही है कौन? फॉरेन कंपनी। सफर कौन करेगा? फेसबुक यूएसए या फेसबुक की जो इंडिया में सब्सिडरी होगी, ट्विटर यूएसए या ट्विटर में जो इंडिया की सब्सिडरी और मार्केटिंग ऑफिस होगी उसको सफर करना पड़ेगा। कल को जो सुनते हो समन गया है और है ना सीबीआई इंक्वायरी हुई है, वो किसको होती है? यूएस जाके होती है, इंडियन ऑफिस पे तो होती है उनके। तो सफर तो हमेशा इंडियन कंपनी को ही करना पड़ेगा। बोला सर बेचारी इंडियन कंपनी, ये बेचारी नहीं है रे, यही तो मिलके टैक्स की चोरी कर रही है। सर एक बात बताओ, 1.5 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ा दिए, हाँ, फिर उस पर बोलते हो डिडक्शन नहीं देंगे, 92C4 पढ़वाते हो, हाँ, सेक्शन 92 पढ़वा के बोलते हो इनकम को 1.5 करोड़ बढ़ाओ, हाँ, और अब 18% का टैक्स भी मांग रहे हो। क्या करें क्या करें? हमने अपने मन से कुछ नहीं किया, ये देखो ये लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। OECD कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, कनाडा सब उसके अंदर है, ऑस्ट्रेलिया सब उसके अंदर है, और G20 में और भी कंट्रियां हैं और इंडिया भी है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ऊपर से मैं अपना 1.5 करोड़ रुपया वापस इंडिया क्यों न मंगवाऊं? 90 दिन का टाइम दे रहा हूं, यही बहुत है। बोला सर अब फाइनल कॉल, ये 90 दिन कहां से काउंट करेंगे? फाइनल कॉल सर, ये 90 दिन कहां से काउंट करेंगे? तो सर एक बात बताओ, एडजस्टमेंट तुमने की या एओ ने? बोला सर एडजस्टमेंट मैंने खुद किया रिटर्न फाइल करते समय। तो 90 दिन तुम्हारे चालू होंगे तुम्हारे ड्यू डेट से। तुम्हारी रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है वहां से 90 दिन के अंदर तुम इस पैसे को मंगा लो, क्योंकि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो। 4 करोड़ 5.5 करोड़ का माल 4 करोड़ में बेचे हो, 1.5 करोड़ से इनकम तुम्हारी बढ़ चुकी है और ये गलती तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। तो 90 दिन कहां से चालू होंगे? तुम्हारी रिटर्न कब फाइल हुई उससे मतलब नहीं है, रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से। मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफर प्राइसिंग का केस होता है, असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करें तो फिर 30 नवंबर 2022 के अगले दिन से 90 दिन, ड्यू डेट के अगले दिन, और वहां से टोटल 90 दिन के अंदर ये पैसा आ जाए। सर 90 दिन के अंदर पैसा नहीं आया, अब इंटरेस्ट कहां से चालू करोगे? उसी दिन से, 1 दिसंबर से। सर 90 दिन के अंदर पैसा आ गया तो ठीक, नहीं आया सर, तो फिर ये इंटरेस्ट इनकम कब से चालू करोगे? 90 दिन एक्सपायरी के बाद? नहीं सर,
सर प्रीवियस ईयर 20-21 में जाके इनकम मानोगे? नहीं सर, मैं ड्यू डेट के बाद अगले दिन से इनकम मानना शुरू कर दूंगा। सर अगर मान लो मेरी ड्यू डेट 30 नवंबर है तो 90 डेज का कॉन्सेप्ट कहां से लगेगा? अगर एसएससी खुद ये प्राइस एक्सेप्ट कर रहा है, आर्मलेंस प्राइस, एसएससी खुद 4 करोड़ की जगह 5.5 करोड़ बोल रहा है आर्मलेंस प्राइस, तो 90 दिन कहां से मिलेंगे? ड्यू डेट फाइल करने वाली डेट से। वहां से 90 दिन के अंदर पैसा आ जाए, नहीं आया तो वहीं से फिर इंटरेस्ट की इनकम मानी जाएगी। प्रीवियस ईयर 21-22 को अंदर जाके हिट नहीं करेगी, वो तो साल खत्म हो गया, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। मान लो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 21-22 का है तो उसके अंदर इनकम नहीं होगी, प्रीवियस ईयर 21-22 में जाके इनकम नहीं होगी, ड्यू डेट के अगले दिन से ही इनकम चालू होगी। सर कब तक चलती रहेगी इनकम? ये इंटरेस्ट इनकम कब तक चलती रहेगी? जब तक तुम पैसा मंगवा ना दो उससे या किसी और एसोसिएटेड से इंडिया में, और या फिर जब तक तुम ये 18% का टैक्स ना पे कर दो। बोला सर 18% का टैक्स पे कर दिया तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रुक जाएगी, रुक जाएगी, अब खत्म। 18% वन टाइम सेटलमेंट। बोला सर एसईसी ने नहीं डिसाइड किया, एओ ने ऑर्डर पास किया है। तो जब एओ ऑर्डर पास किया एंड एक्सेप्टेड बाय एसएससी, एक्सेप्टेड बाय एसएससी, तो फिर 90 दिन कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से। इंटरेस्ट कहां से? 90 दिन के अंदर पैसे नहीं आए तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से। बोला सर अपील में चले जाएं तो? सीआईटी अपील में चले गए तो? सीआईटी अपील में जाएंगे तो फ्रॉम ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील। सर मेरा कहने का मतलब है सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स कब होगा? जब एसएससी खुद मान ले या एओ का ऑर्डर पे वो बात मान ले, और वो अगर डिस्प्यूट में चला गया तो फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब करेंगे? जब सीआईटी अपील का ऑर्डर आएगा तब। जब सीआईटी अपील का ऑर्डर आएगा वहां से 90 दिन के अंदर सेकेंडरी एडजस्टमेंट, उस पैसे को वापस इंडिया मंगाओ, नहीं तो इंटरेस्ट का मीटर चालू, वन टाइम सेटलमेंट 18% का टैक्स देके। सर एसएससी हैज टू एक्सेप्ट दिस डिफरेंस। वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? क्या तो रिटर्न फाइल करते समय कर ले, और या फिर सेफ हार्बर रूल एक्सेप्ट करके रिटर्न फाइल कर दे, और या फिर एओ का ऑर्डर आ जाए, और एओ के ऑर्डर पे अगर वो अपील में गया है तो सीआईटी अपील का ऑर्डर आ जाए, अपील का ऑर्डर आ जाए जहां भी अपील में गया है। 90 दिन कहां से चालू करेंगे? डिपेंड करेगा क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है। एसएससी ने रिटर्न फाइल करते समय ये एक्सेप्ट किया था खुद ही, और या एओ ने ऑर्डर पास किया जिसको एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया। यही पूरी कहानी है सेकेंडरी एडजस्टमेंट की। अब हम लोग नोट्स में चलेंगे, अब हम लोग नोट्स में चलेंगे। अब तुम्हें सब बात समझ में आएगी, नोट्स को रटना नहीं है। अब जो ये लिखा हुआ है 11.4 पेज पे, अब जितनी भी बातें यहां लिखी हैं 11.4 पे, ये सारा रेट, ये इंटरेस्ट रेट यहां पे पता चलेगा। कौन से इंटरेस्ट रेट से इनकम लेंगे? इंटरेस्ट इनकम लेंगे, लेकिन रेट क्या लेंगे वो रेट यहां से पता चलेगा। ठीक, वन टाइम सेटलमेंट 18% की बात यहां हो रखी है। डेफिनेशन है कुछ, एक्सेस मनी क्या है तुमको मालूम है, प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या है तुमको मालूम है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्यों करते हैं तुमको मालूम है। तो ये कुछ डेफिनेशन है। और जो मैंने बताया 90 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए, 90 दिन कहां से लेंगे? रिपेट्रिएशन के लिए और या फिर इंटरेस्ट इनकम निकालने के लिए, तो वो यहां टेबल दे रखा है, वो यहां टेबल दे रखा है पेज नंबर 11.6 पे। ठीक, अभी पहले वो लिख लो, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, अब तुमको रटने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ोगे अपने आप तुमको पता चल जाएगा, ओके ये तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा ही ऐसे। और अभी हम लोग के तो पास क्वेश्चन की लाइन लगी हुई है, क्वेश्चन की लाइन लगी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीए सीए में दोनों क्वेश्चन यहां पे हैं। 12 क्वेश्चन है टोटल, 92C पे, 92CA पे और 92CE पे। सेकेंडरी एडजस्टमेंट के 4-5 क्वेश्चन है, सीए सीए में सारे क्वेश्चन है। यहां पे कोई बुक और करने की जरूरत नहीं है। एक्स से पढ़ो तो वाई की बुक करते हो, और वाई से पढ़ो तो एक्स की बुक करते हो। कुछ मत करो, ऐसे टीसी से पढ़ो और ऐसे टीसी की बुक करो, बस खत्म, सीधा एग्जाम में बैठो। चलिए इसको अब रीड कर लें, बट पहले ये लिख लो। गला सूख चुका है मेरा, ब्रेक लेंगे आगे, ठीक है, बट पहले इसको लिखो। कहानी कहां से स्टार्ट हुई ये सब तो पिछली क्लास में डिस्कस हो ही गया, टीपीओ एओए के बारे में, काफी अच्छा। आपको एक रिवीजन खाली देना है। इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं क्लास में कि तुमको रिवीजन आगे एक बार भी करोगे तो चल जाएगा। एक बार भी अगर अच्छे से रिवीजन कर लिए तो तुम्हारा एग्जाम में काम चल जाएगा। क्लास के अंदर ही 2 बार रिवीजन करा दे रहा हूं। लिखिए इसको, फ्रेश पेज पे आइए।
अब मैसेज मत कर देना OECD कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है, गूगल कर लेना। G20 में कौन कौन सी कंट्री है नाम बताओ। ये एग्जाम के लिए नहीं है, पूछना हो नहीं गूगल कर लेना। आई एम नॉट योर गूगल। बच्चे ना मैसेज भी खतरनाक खतरनाक करते हैं। सर G20 में इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्री है, OECD कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती है। सर गूगल करो यार, माइक्रोसॉफ्ट ने इतना अच्छा फीचर गूगल दे रखा है। डन, कंप्लीट। ये लिस्ट बगल में जो दे रखी है ये सब सेक्शन आगे हमें पढ़ने हैं, एक्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स। वो नहीं पढ़ाया मैंने आपको, DTAA खत्म कर दिया। और एक्शन प्लान 2 1 to 15 क्या प्लान क्या कहता है, ये CA वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमें एज ए CMA स्टूडेंट नहीं पढ़ना है। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब प्राइमरी एडजस्टमेंट तो करते ही करते हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया का कैश फ्लो प्रॉफिट से मैच करवाने के लिए कि भैया इंडिया की प्रॉफिट बढ़ाए हो तो कैश भी तो बढ़ना चाहिए, वो पैसा उतना पैसा इंडिया वापस मंगवाओ। डन, वीडियो रोक के लिखा इतना। डन, लिख लिया वीडियो रोक के। मोटा मोटी जो एग्जाम में पूछता है दो ही चीज पूछता है, क्या तो SEC ने खुद रिटर्न फाइल करते समय आर्म लेंस प्राइस एक्सेप्ट कर ली, वो मैंने बता दिया, और या AO के ऑर्डर का एग्जाम में पूछता है कि AO ने असेसमेंट ऑर्डर में इनकम बढ़ा दी बिकॉज ऑफ आर्म लेंस प्राइस और ऑर्डर इज एक्सेप्टेड बाय SSE। तो वो दो एग्जाम्पल मैंने यहां पे दे दिए। वैसे पूरा टेबल है पेज नंबर 11.6 पे, पूरा टेबल एग्जाम में काम आता ही नहीं है। एग्जाम में ये दो ही चीजें हिट करती हैं, क्या तो AO का ऑर्डर और या SEC ने खुद रिटर्न फाइल करते समय ये काम किया। हाँ, 90 दिन पे MCQ है, 90 दिन कहां से लेंगे उसका थोड़ा दिमाग लगाना है। और 90 दिन के बाद इंटरेस्ट नहीं होगा, 90 दिन के बाद -90 करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। सर ड्यू डेट के अगले दिन से 90 दिन के अंदर पैसा आ जाए, और नहीं तो ड्यू डेट के अगले दिन से ही इंटरेस्ट की इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम उस 90 दिन का भी लगेगा तुम्हारा, अगर पैसा 90 दिन में नहीं आया। ये बात एग्जाम के लिए ध्यान रखना, लिख लो कहीं पे। यहां तो मैंने बताया ही है, आगे एग्जाम्पल में भी बताऊंगा। सर उस 90 दिन के अंदर पैसा नहीं आया तो उस 90 दिन का भी इंटरेस्ट इनकम इंडियन एंटिटी में जोड़ा जाएगा। बट तुम जाके प्रीवियस ईयर 21-22 में मत जोड़ देना, क्योंकि प्रीवियस ईयर 21-22 में तो तुम ट्रांजैक्शन करोगे। तुम्हारा ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 21-22। मान लो ये ट्रांजैक्शन कब हुआ है? प्रीवियस ईयर 21-22 में। तो इसका सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रीवियस ईयर 21-22 में नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं अगले साल से ही होगा। जिस ईयर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है उस ईयर में तुम प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दो। सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने के लिए वो पैसा जो मंगवाओगे या इंटरेस्ट जोड़ोगे या जो 18% टैक्स लगेगा वो सब अगले साल लगेगा, ड्यू डेट के आसपास, या AO जब ऑर्डर पास करेगा उसके भी अगले साल तब लगेगा। डेफर हो जाएगा ये टैक्सेबिलिटी, सेम ईयर में जाके हिट नहीं करेगा जिस ईयर में तुमने ये डील की है। ये डील तुमने प्रीवियस ईयर 21-22 में की है, रिटर्न तुम अगले साल फाइल करते हो, उसके भी अगले साल जाके असेसमेंट होता है। तो 90 दिन शिफ्ट होता रहेगा तुम्हारा रिटर्न फाइल की ड्यू डेट और या फिर असेसमेंट का ऑर्डर या फिर अपील का ऑर्डर। हो सकता है 3 साल के बाद वो 90 दिन का मौका है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इनकम को जाके टैक्स कर देना है किसमें? जिस ईयर में ये ट्रांजैक्शन हुआ था 4 करोड़ और 5.5 करोड़ का, ऐसा नहीं करना है। उस ईयर में जाके करना है जिस ईयर में ये डिस्प्यूट सेटल हुआ, चाहे CIT अपील ऑर्डर पे, चाहे AO के ऑर्डर पे, चाहे रिटर्न फाइल करते समय तुमने एक्सेप्ट किया, वहां पर 90 दिन की काउंटिंग होगी। अभी बुक पढ़ूंगा तो बताऊंगा भी तुमको, ये बात तुमको मैं फिर से बता ही रहा हूं। अभी ये तो लिख चुके थे वीडियो रोक के, ये भी वीडियो रोक के लिख चुके हैं। डन। वन टाइम सेटलमेंट 18% टैक्स पे करके वन टाइम सेटलमेंट कर लो, इंटरेस्ट से बचना चाहते हो तो। चलिए इसको पढ़ते हैं अब फटाफट।